Assalamu alaikum students. I am Mohammad Masood. This is class number 6 of Introduction to PHP Programming. Today topics are number 1, formatting data output using by different types of variables. ये जो चैप्टर नंबर 3 है इसमें हम पढ़ रहे थे डेटा टाइप कॉन्सेप्ट और आखिरी कोई टॉपिक रह गया था वो था फॉर्मेटिंग डेटा आउटपुट का इस चैप्टर के अंदर। तो इसको आज हम पढ़ेंगे और इसमें जो फंक्शन है बेसिकली वो printf फंक्शन है जो हम इस्तेमाल करेंगे और ये फंक्शन जो है सी लैंग्वेज के अंदर भी है और वहाँ पर भी इस्तेमाल किया जाता है और इसके अंदर हम फॉर्मेटेड टाइप ऑफ डेटास को हम जो है वो प्रिंट कर सकते हैं और इसके अंदर हम फॉर्मेट स्पेसिफायर को भी प्रिंट करेंगे। तो कैसे करेंगे इसको आप देखते हैं। सबसे पहले आपने करना क्या है कि ब्राउज़र पे जाइए, और ब्राउज़र के अंदर आपने मेरी वेबसाइट को एक्सेस करना है sarmasood.com और यहाँ पर जो है आपके पास लेफ्ट साइड में PHP प्रोग्रामिंग इस पर आप क्लिक करेंगे आप और यहाँ पर जो चैप्टर है वो तीसरा चैप्टर है, थर्ड चैप्टर है कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा टाइप्स। इस फाइल को ओपन कर लीजिए आप और यहाँ पर आपने क्या करना है इस टॉपिक को हम पढ़ रहे थे और इसका जो लास्ट टॉपिक है वो हम आज पढ़ेंगे और इसमें जो टॉपिक था वो था फॉर्मेटिंग डेटा आउटपुट विद printf फंक्शन। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं आप कि जो बुक है PHP की सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, इसको आप परचेज़ कर लीजिए। अलहम्द बुक के पास मौजूद है तो वहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। क्लियर? तो ये पूरी बुक जो है एक अच्छी यानी कि लुक में और तमाम एग्जाम्पल के साथ मौजूद है। चाहे तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अगर थोड़ा सा महंगा पड़े आपको तो फिर आप जो है अलहम्द से ये बुक परचेज़ कर सकते हैं। तो जनाब ये है फॉर्मेटिंग डेटा आउटपुट विद printf फंक्शन। द printf फंक्शन आउटपुट मैसेज विद स्पेसिफाइड फॉर्मेट। printf takes a string arguments called a formatting string, usually followed by one or more additional argument containing the string or string to format. If then output the result, उसका जो रिजल्ट आएगा वो इस तरह से इसका शो होगा। मिसाल के तौर पे हम एग्जांपल देख लीजिए आप कि यहाँ पर देखें आपने एक वेरिएबल लिया हुआ है डॉलर नंबर। क्लियर? और इसमें जो वैल्यू असाइन की वो आपने 9 असाइन किया आपने। उसके बाद आपने एक और वेरिएबल लिया हुआ है str के नाम से और यहाँ पे आपने बिजिंग लिखा हुआ है। क्लियर? तो नंबर्स में जो आपने वैल्यू असाइन की है वो 9 की है, ये एक न्यूमेरिक वेरिएबल है और str के अंदर आपने एक स्ट्रिंग वैल्यू असाइन की हुई। याद रखिएगा कि बिजिंग जो लिखा हुआ है आपने वो डबल कोटेशन में लिखा हुआ है और इसमें आपने कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं। क्लियर? तो ये स्ट्रिंग वेरिएबल कहलाएगा और ये आपका नंबर न्यूमेरिक वेरिएबल कहलाएगा। अब नीचे देखें आपने क्या लिखा हुआ है, printf देयर आर %u। अब यहाँ पे जहन में रखिएगा, यहाँ पे आपने इस्तेमाल किया है %u, ये एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है। इसका काम क्या है? इसका काम ये होगा कि ये जो यानी कि नंबर है, इस नंबर की वैल्यू जो है वो आपके पास प्रिंट हो जाएगी इस तरह से। यानी कि ये जो आपके पास वेरिएबल है ये आपका इस तरह से ये कहाँ पर जाएगा, ये इधर जाएगा। क्लियर? तो नंबर में वैल्यू क्या है 9, तो 9 जो है वो कहाँ पे आ जाएगा, %u पे की जगह पे आ जाएगा। %u जो है वो ओमिट हो जाएगा और यहाँ पे 9 लिखा हुआ आएगा। उसके बाद लिखा हुआ आपने मिलियन बाईसाइकिल इन %s। तो s क्या होगा, s बेसिकली इस तरह से हो जाएगा कि ये str के अंदर क्या लिखा हुआ है, बिजिंग।
तो बीजिंग की वैल्यू जो प्रिंट हो जाएगी कहां पर, इस पर्सन एस की जगह पे। क्लियर? तो ये चीज है ना कि ये दो जो वेरिएबल है नंबर, ये पर्सन यू की जगह पे इसकी वैल्यू आ जाएगी, और एस टी आर यानी स्ट्रिंग की वैल्यू जो है यानी बीजिंग वो कहाँ लिखा हुआ आ जाएगा, पर्सन एस की जगह पे। तो आपको आउटपुट में पर्सन एस लिखा हुआ नहीं आएगा, बल्कि वहां पर लिखा हुआ आएगा बीजिंग, और पर्सन यू लिखा हुआ नहीं आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ आएगा 9। क्लियर हो गई बात? तो ये आपको मैंने एक सिंपल एग्जांपल दिए। तो ये जो पर्सन यू है या पर्सन एस है, इनको हम क्या कहते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर कहते हैं। जो डेटा को फॉर्मेट जो डिफरेंट फॉर्मेट होता है डेटा का, उसमें वो प्रिंट कर रहे होते हैं। ओके, तो अब हम करते क्या है, इसको हम प्रोग्राम को हम बाकायदा प्रैक्टिकली आपको करके दिखाते हैं, ताकि आप इसको और अच्छे तरीके से समझ सकें। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले तो आपने सी ड्राइव में जाना है, और जाने के बाद जो जैम का जो फोल्डर है, यहाँ पर आपने करना क्या है कि जो जैम कंट्रोल है, इसको आप इसको प्रोग्राम को रन करेंगे आप, और जो अपाची सर्वर है उसकी सर्विस को आपने स्टार्ट करना है, यानी ऑन करना है। अपाची सर्वर, इसकी सर्विस को आप स्टार्ट या ऑन करेंगे आप। ठीक है, जब ये सर्विस ऑन हो जाएगी, ये ग्रीन कलर में जब ये शेड बना हुआ आ जाएगा, तो इसके बाद आप फिर प्रोग्राम जो है वो जो है PHP का एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अच्छा, इसको मिनिमाइज कर लीजिए आप। अच्छा, उसके अलावा अब आपने करना क्या है कि ड्रीम वीवर को आपने ओपन करना है। कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जहाँ पे आप वेब डेवलप या PHP का प्रोग्राम आप लिख सकते हैं, सिंपल नोटपैड पे भी लिख सकते हैं, ये सब आपको मालूम है। लेकिन मैंने जो सॉफ्टवेयर यूज़ किया है वो ड्रीम वीवर यूज़ किया हुआ है, तो आप भी इसी को यूज़ कर लें, बेहतर है, ताकि एक ही इन्वायरमेंट में काम करेंगे, हमें काम करने में आसानी होगी। तो यहाँ पे आपने क्या किया, PHP के प्रोग्राम को आपने ओपन कर लिया, PHP की फाइल को आपने ओपन किया, और इसमें आप क्या कीजिए कि यहाँ पर आपने जो कोड था इसको आप यहाँ से कॉपी कीजिए, सिंपल। क्लियर? कंट्रोल C से कॉपी कीजिएगा, और यहाँ पर आप ड्रीम वीवर में इसको आप पेस्ट कर दें, ब्लॉक बनाइए, और ब्लॉक बनाने के बाद इसको आप पेस्ट कर दीजिए। ठीक है। अच्छा, अब आप इसको देखिएगा कि यहाँ पर मैं इस प्रोग्राम को थोड़ा सा लिख रहा हूँ, ये नंबर की वैल्यू 9 है, और STR वेरिएबल है, उसकी जो वैल्यू है बीजिंग है। अच्छा, मैं बीजिंग को फॉर एग्जांपल मैं चेंज कर लेता हूँ, चलें बीजिंग ही रहने फिलहाल अभी आप, और इसको आप सेव करें प्रोग्राम को। सेव कहाँ करेंगे आप, ये भी आप जानते हैं कि सी ड्राइव के अंदर, जैम के अंदर एक फोल्डर होता है htdoc का, यहाँ पर आप क्या कर लीजिए, आप एक नया फोल्डर बना लीजिए आप। ठीक है, और इस फोल्डर के अंदर आप रख लीजिए फॉर्मेटेड आउटपुट, आउटपुट फिलहाल लिख लीजिए, आप चाहे तो कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने फिलहाल लिखा है फॉर्मेटेड आउटपुट। ओके, और इसको आप ये फोल्डर बना लिया आपने, और इसके अंदर आप फाइल का नाम रखेंगे इंडेक्स। ओके, आप इंटर कर दीजिए, और इसके बाद आप ब्राउज़र पे जाइए, और ब्राउज़र के ऊपर आपने लिखना क्या है, लोकल होस्ट और स्लैश, और यहाँ पर आप लिखेंगे फॉर्मेटेड आउटपुट, लिख के एंटर कीजिए। तो देखें आपका प्रोग्राम चल के आ गया। क्या लिखा हुआ है, देयर आर 9 मिलियन बाईसाइकिल इन बीजिंग। ये एक सिंपल सी मैंने मिसाल दी है। क्लियर? इसी तरह से अगर मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ इसके आउटपुट को आप ऐसा कर लीजिए कि यहाँ पर आप देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपने एक वेरिएबल दे दिया आपने एज। ओके, और एज सॉरी आप हाइट दे दीजिए, आप HEI हाइट, और यहाँ जो आपने वैल्यू लिखी है वो आपने 9 पॉइंट या आपने कर दी 5.4। ओके, और यहाँ पर स्ट्रिंग वेरिएबल आपने दिया, फॉर एग्जांपल आपने नाम दे दिया, यहाँ पर एक वेरिएबल दिया नेम, और नेम के अंदर आपने जो नाम दिया है वो दिया आपने आसिफ खान। ठीक है, अब आप यहाँ पे मैसेज चेंज कर रहे हो, वो ये लिख रहे हो आप कि आसिफ, आपने क्या दिया कि पर्सन एस। जब पर्सन एस लिखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी नेम में आपका जो डेटा होगा वो उसको प्रिंट कर देगा, और वो आपने सपोज करें यहाँ पर जो वेरिएबल नेम है वो आपने पहले दिया, आपने नेम डॉलर के साथ आपने दिया नेम। ठीक है, यानी कि जो नेम है ये
इस पर्सन एस की जगह पे रिप्लेस हो जाएगा, पर्सन एस यहाँ से ओमिट हो जाएगा, उसकी जगह पे आसिफ खान लिखा हुआ आएगा। क्लियर? उसके बाद लिख दिया आसिफ खान, आसिफ खान हाइट इज पर्सन, आपने कह दिया एफ, और उसके बाद सब चीज़ों को आपने मिटा दिया, और इसके बाद ठीक है, ये लिख दिया आप। और इसके बाद आप कॉमे के बाद आप यहाँ पे दे रहे हो आपने नाम दे दिया फॉर एग्जांपल, जो वेरिएबल का जो नाम है वो है हाइट, $, HEIGHT हाइट। क्लियर? तो ये दो वेरिएबल हैं, एक नेम है और एक क्या आपके हाइट। तो नेम जो है वो पर्सन एस की जगह पे, यानी कि यहाँ पे नाम जो है वो रिप्लेस हो जाएगा, और हाइट की वैल्यू जो है वो पर्सन एफ की जगह पे रिप्लेस हो जाएगी। यानी कि पर्सन डी के लिए आपने जो इंटीजर डेटा टाइप्स थी उसके लिए आपने पर्सन यू लिखा था आपने, और याद रखिएगा जो वैल्यू डेसिमल में आती है उसको हम फ्लोटिंग पॉइंट कहते हैं, तो वहाँ पर हम पर्सन एफ को इस्तेमाल करते हैं, जो उसका जो फ्लोटिंग पॉइंट का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो पर्सन एफ है। क्लियर? इस बात को ध्यान में रखिएगा आप। अब इसको मैं सेव कर लेता हूँ प्रोग्राम को, और प्रोग्राम को सेव करने के बाद आप इसको दोबारा से एग्जीक्यूट कीजिए, देखें इसका रिजल्ट अब क्या आता है। लोकल होस्ट फॉर्मेटिंग आउटपुट, इसी पर आके आप इसको एंटर कर दीजिए, तो देखिए लिखा हुआ आ रहा है कि आसिफ खान हाइट इज 5.4000 फीट। अच्छा, एक बार याद रखिएगा, वो ये कि 00 यानी कि इसने पॉइंट के बाद इसने 6 डेसिमल पॉइंट आपको दिए हैं। अगर आप इसकी डेसिमल पॉइंट की वैल्यू को आप फिक्स करना चाहते हैं, यानी कि 2 डेसिमल पॉइंट आएगा, 3 डेसिमल पॉइंट आए, तो फिर क्या करेंगे आप? तो फिर आपने करना ये है कि यहाँ पर जो आपने एफ लिखा हुआ है यहाँ लिख देंगे 0.3 कर दीजिए आप। क्लियर? अब इसको आप सेव कर लीजिए फाइल को, और अब आप एग्जीक्यूट करके देखें, तो देख लीजिए आप 5.400 यानी कि डेसिमल के बाद सिर्फ 3 डिजिट्स आपके पास आ रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ थोड़ा सा और कर लीजिए, वो ये कि अगर आप यहाँ पे HTML के जो टैग इस्तेमाल करना चाहें उनको देखें। जस्ट लाइक आपने कहा H1 मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं H1 के टैग को क्लोज करता हूँ। तो अब आप देखें कि आपका रिजल्ट क्या आता है, इसको एग्जीक्यूट कीजिए, तो देखें आसिफ खान हाइट इज़ 5.4। तो प्रिंट एफ के अंदर भी आप HTML के जो टैग हैं वो इस्तेमाल आप कर सकते हैं, इफ़ योर डिपेंड रिक्वायरमेंट जो भी आपकी है उसके मुताबिक आप उसको लिखा जा सकता है। क्लियर? तो ये सिंपल एक फंक्शन था, यानी कि प्रिंट एफ का फंक्शन, उसको आपने इस्तेमाल किया, और यहाँ पे आपने देखा कि पर्सन एस जो है वो स्ट्रिंग के लिए, पर्सन यू जो है याद रखिएगा वो यूँ समझ लीजिए कि अनसाइन इंटीजर के लिए। अच्छा, अनसाइन इंटीजर का मतलब ये होता है कि ऐसी वैल्यू जिसमें साइन वैल्यू ना हो, यानी अगर आपने यहाँ पर जो है फॉर एग्जांपल -5 दिया हुआ है, तो फिर -5 अगर आप देते हो तो फिर आप उसके लिए पर्सन यू इस्तेमाल नहीं करेंगे आप। क्लियर? फिर आप क्या करोगे, अगर आपने -5 दिया हुआ है तो फिर आप यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे आप ओनली पर्सन डी। क्लियर? पर्सन डी जो है वो किसके लिए? वो इंटीजर के लिए, और इंटीजर वैल्यू याद रखिएगा माइनस में भी हो सकती है और प्लस में भी हो सकती है। क्लियर? तो अगर कोई ऐसी न्यूमेरिक वैल्यू है जो माइनस में भी हो और प्लस में भी हो, लेकिन उसकी रेंज जो है वो 32,667 तक अगर है, तो उसको उसके लिए आप पर्सन डी का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है पर्सन डी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पर्सन आई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको चला के देखते हैं ज़रा, सेव कीजिए पर्सन एज, उसको सेव कीजिए पहले, अब इसको एग्जीक्यूट कीजिए ज़रा, देख लीजिए यहाँ पर आसिफ खान हाइट इज -5 लिखा हुआ है। ठीक है, तो बाहर से समझाने के लिए था कि -5 की अगर वैल्यू है उसको आप इस तरह से प्रिंट करेंगे, लेकिन अगर आप की वैल्यू -5 है और आप यहाँ पे कर देते हो यू, ठीक है, अब आप सेव कीजिए और प्रोग्राम्स को चला के देखें कि इसका रिजल्ट क्या आता है। तो देखें आपका आंसर कुछ गड़बड़ नहीं आ रहा है, सही आंसर नहीं आ रहा, क्योंकि आपकी जो डेटा है वो माइनस में है। क्लियर?
तो अगर माइनस में वैल्यू होगी तो उसके लिए फिर आप जो है वो फिर परसेंट यू जो है वो इस्तेमाल आप नहीं कर सकेंगे। क्लियर? उसके लिए हमेशा आप परसेंट डी या परसेंट आई, अब कि मैं परसेंट आई को इस्तेमाल करके देखता हूं कि यहां पे इसका रिजल्ट क्या आता है। परसेंट आई का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो पीएचपी में नहीं चल रहा, उसकी जगह पे परसेंट डी को आप यूज कीजिएगा। क्लियर? तो देख लीजिए आप, आसिफ खान हाइट इज -5 फीट। ओके, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि सिंपल इंटीजर के लिए परसेंट डी है और स्ट्रिंग के लिए परसेंट एस है, और फ्लोटिंग पॉइंट के लिए जिसमें डेसिमल पॉइंट आप यूज करोगे उसके लिए परसेंट एफ है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि और कौन कौन से फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप वापस जाइए आप ब्राउज़र के अंदर, और मेरी जो टॉपिक है उस पर आ गया, नीचे ज़रा देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, अब आपके पास कुछ वैल्यूज़ हैं, तो इसको देख लीजिए आप। एक एग्जाम्पल है, इसमें बहुत सारे यानी कि फॉर्मेट स्पेसिफायर को प्रिंट करके दिखाया गया है, उसको हम देखते हैं। जैसे कि डॉलर नम है, नम वन एक वेरिएबल लिया हुआ है, इसके अंदर वैल्यू लिखी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9.45 समथिंग वैल्यू लिखी हुई है। दूसरी वैल्यू एक और लिखी हुई है डॉलर नम, और इसके अंदर हमने -1 2 3 4 समथिंग कुछ वैल्यू हमने स्टोर की हुई है। क्लियर? और एक और वेरिएबल है CHAR करेक्टर, और 65 इसके अंदर एक वैल्यू है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे होगा क्या। अगर आपने प्रिंट एफ लिखा हुआ है और यहाँ पे आप परसेंट बी लिख रहे हैं और उसके बाद आप इसको प्रिंट कर रहे हैं, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? तो याद रखिए इसका आउटपुट जो आएगा बाइनरी फॉर्म में आएगा। हम इस तरह से करते हैं कि वन बाय वन एक एक लाइन को हम चेक कर लेते हैं पहले, कि यहाँ से लेकर प्रोग्राम को कॉपी करते हैं सिंपल यहाँ तक। ठीक है, इसको आप कॉपी कर लीजिए कंट्रोल सी से, और वापस जाइए आप ड्रीमवीवर के अंदर, यहाँ पर इसको पेस्ट कर लें आप। ठीक है जनाब, तो अब इसको हम देखते हैं कि ये क्या होगा। तो दो वेरिएबल हैं न्यूमेरिक, एक num1 है एक num2 है, और एक वेरिएबल है करेक्टर का CHAR है। ये हमने इनमें वैल्यू असाइन कर दिया हमने। करेक्टर के अंदर हमने 65 यूज़ किया हुआ है हमने, और num1 के अंदर हम न्यूमेरिक वैल्यू ली हुई जो कि पॉजिटिवली है और लेकिन डेसिमल पॉइंट्स में मौजूद है। तो दूसरा वेरिएबल है वो नेगेटिव है और उसमें भी डेसिमल पॉइंट मौजूद है, और ये बहुत बड़ी वैल्यू है। क्लियर? अब यहाँ पे आपने क्या किया है, एक प्रिंट एफ का फंक्शन यूज़ किया आपने, और इसमें आपने लिखा है डबल टाइम बी। अच्छा, डबल टाइम बी क्यों लिखा है? ताकि मैं चाहता हूँ कि बी को भी शो करे कि बेसिकली बी का फॉर्मेट स्पेसिफाई कर क्या रहा है। तो याद रखिएगा इस जगह पे सिर्फ परसेंट बी लिखा हुआ आएगा, और इस जगह पे जो बी आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर दिया हुआ है नम वन की वैल्यू बाइनरी फॉर्मेट में वो डिस्प्ले होगी। इस बात को ध्यान में रखिएगा। क्लियर? यानी कि जो पहला परसेंट बी है, इसका मतलब ये है कि मैं परसेंट बी को शो करना चाहता हूं। अगर परसेंट बी को शो करना चाहते हैं तो याद रखिएगा, अगर आप एक दफा परसेंट बी लिखेंगे तो वो उसको एज ए फॉर्मेट स्पेसिफाई कंसीडर करेगा, समझेगा, और उसको प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है, तो उसको प्रिंट करने के लिए मैंने डबल टाइम क्या लिखा है, बी लिखा हुआ है। क्लियर? अब इसको चेक करते हैं, सेव कीजिए प्रोग्राम को, वापस ब्राउजर पे जाइए और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देख लीजिए कि इसका आउटपुट क्या आता है। तो देखें, जो परसेंट बी अगर फॉर्मेट स्पेसिफाई लिखते हो तो जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो किस फॉर्म में आ रही है, वो बाइनरी फॉर्म में आ रही है, यानी 0 1 के अंदर आ रही है। क्लियर? याद रखिए कंप्यूटर जो है बेसिकली मशीन लैंग्वेज में काम करता है। मशीन लैंग्वेज का मतलब क्या है, 0 1। क्लियर? मिसाल के तौर पर मैं आपको एक और थोड़ी सी एग्जांपल देता हूं। अगर num1 की वैल्यू जो है सिर्फ 2 है, मतलब इसको आप नंबर को मिटा दीजिए आप, और सिर्फ यहां पे लिखें आप 2, तो याद रखें एक्चुअली मशीन किस तरह से काम करती है। आपको तो मालूम है कि num1 के अंदर वैल्यू क्या है, 2 है, लेकिन मशीन लैंग्वेज के अंदर यानी कि जो मेमोरी के अंदर जो डेटा सेव होगा वो 2 जो है वो बाइनरी फॉर्म में होगा। बाइनरी फॉर्म में याद रखिएगा हमेशा, बाइनरी का अगर डेटा आपको याद हो कि अगर उसको जब हम उसको 2 से उसका एलसीएम लेते हैं तो उसकी वैल्यू आती है 1 और 0। 2 जो है हमेशा बाइनरी में क्या होता है, याद रखिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 0, ये क्या है, 2 है। क्लियर? इसी तरह से अगर याद रखिएगा ये 2 लाता है, इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 इक्वल टू किसके बराबर है बाइनरी में, 1 0, एंड अगर 3 है तो उसकी वैल्यू होगी, याद रखिएगा, 1 1। ओके, 1 1 यानी 3 की वैल्यू बाइनरी में क्या होती है, 1 1 होती है, याद रखिएगा। क्लियर?
तो इसको समझ लीजिए आप। पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि 2 की वैल्यू क्या है बाइनरी में, 1 0, एंड 3 की वैल्यू क्या है, 1 1। ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको बताया है। अब इसको बाकायदा प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि जब यहाँ पर वो बाइनरी फॉर्म में num1 की वैल्यू को प्रिंट करेगा। अच्छा, num2 को मैंने प्रिंट नहीं करवाया है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आपने num2 को प्रिंट नहीं करवाया, सिर्फ num1 की वैल्यू प्रिंट करवाइए, और ना ही CHR के आपको आप इस्तेमाल करके यहाँ पे देख रहे हैं। मैं सिर्फ आपको सिर्फ समझाने के लिए सिर्फ एक ही वेरिएबल को मैंने अभी यूज किया है और इसकी वैल्यू प्रिंट करके मैं देखना चाहता हूँ। अगर सपोज करें कि num2 की वैल्यू मैं अगर यहाँ पे लिख दूंगा फॉर एग्जाम्पल 3, और उसको भी मैं प्रिंट करके देखूंगा। आप चलो ऐसा करें, इसको भी करके देख लेते हैं। इसको कमेंट्स कर लीजिए आप। अब ये नंबर नहीं है, बल्कि यहाँ पे क्या है, 3 है। ठीक है, और आप इस लाइन को आप दोबारा से कॉपी कर लीजिए, और नीचे पेस्ट कीजिए, %b लिखिए, इधर भी %b लिखें। अब यहाँ पे लिख दीजिए num2 लिख दीजिएगा। तो याद रखिएगा फर्स्ट लाइन के ऊपर क्या लिखा हुआ आएगा, फर्स्ट लाइन के ऊपर लिखा हुआ आएगा 1 0, और सेकंड लाइन पे लिखा हुआ आएगा 1 1। तो इसको हम देखते हैं कि किस तरह से वो उसको प्रिंट करता है। सेव कीजिए, प्रोग्राम को चला के देखें जरा। तो देखें फर्स्ट क्या आ रहा है, देखें 1 0, और सेकंड वैल्यू क्या आ रही है, 1 1। ये किस फॉर्मेट में आ रही है, बाइनरी फॉर्म में आ रही है। तो डेटा को उसने फॉर्मेटेड फॉर्म में, बाइनरी फॉर्मेट्स को डिस्प्ले करके आपको दिखाया है। क्लियर? अच्छा, ये तो खैर दो सिंपल सी बातें हो गई, मैंने आपको बताई कि बाइनरी फॉर्म में किस तरह से प्रिंट करते हैं। अब एक काम कीजिए, यहाँ जो वैल्यू लिखी थी आप उसी को रहने दें यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ जो वैल्यू लिखी थी आपने, वो ये वैल्यू थी, इसी को रहने दीजिए आप। और पॉजिटिवली आपने इसको लिखा था आपने, आखिर में सेमीकोलन है, और यहाँ पे 3 को रिमूव कर दीजिए आप, और इधर भी आप क्या लिख दीजिए, सिंपल माइनस में जो वैल्यू थी वो लिखी हुई आपके पास। क्लियर? तो आपने num1 की वैल्यू देख ली आपने, num2 की वैल्यू देख ली आपने, क्या प्रिंट की थी। अब कुछ और वैल्यू आएगी बाइनरी फॉर्म में आएगी, वो क्या आएगी उसको चेक कर लीजिए आप। सेव कीजिए प्रोग्राम को, चूंकि बहुत बड़ी वैल्यू है तो बाइनरी के अंदर ये इतनी बड़ी वैल्यू उसने लिख के आपको दिखा दी आपने। अच्छा, अब प्रोग्राम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि आप जो है, अब यहां पर एक और आपने प्रिंटफ लिया हुआ है %c। ये क्या करेगा, %c को अगर आप प्रिंट करके देखते हैं तो यहां पर जो है आपने सिर्फ करना क्या है, कॉपी कीजिए। यहां पे आपने %c का फॉर्मेट स्पेसिफाई आप डिस्प्ले करना चाहते हैं कि ये क्या प्रिंट करेगा। याद रखिएगा ये जो डबल %c लिखा है सिर्फ डिस्प्ले करने के लिए लिखा हुआ है। क्लियर? असल जो काम हो रहा है वो यहां पे हो रहा है, इस जगह पे हो रहा है। तो जो CHR के अंदर वैल्यू है 65, जब उसको वो प्रिंट करेगा एज ए करेक्टर, हालांकि यहाँ लिखा तो आपने नंबर में, तो 65 की जगह पे उसकी एस की वैल्यू प्रिंट होगी। याद रखिएगा कीबोर्ड पे जितने भी करेक्टर्स नजर आ रहे हैं इन सब के कोड होते हैं। तो 65 किसका कोड है, वो है अल्फाबेट ए का, कैपिटल ए का। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वो जो प्रिंट करेगा वो क्या प्रिंट करेगा, वो ए प्रिंट करेगा। आप चेक कर लीजिए आप। आपने यहाँ पे क्या लिखा है, CHAR लिखा आपने, ये वेरिएबल हो गया, इसमें क्या वैल्यू मौजूद है, 65। जब इसको आपने फॉर्मेटेड %c के अंदर प्रिंट किया तो क्या आउटपुट आएगा, तो चेक कीजिए। तो देख लीजिए आप, %c के अंदर उसने जो आउटपुट डिस्प्ले किया वो क्या किया, ए किया, कैपिटल ए। इसी तरह से अगर मैं 65 की जगह पे 66 की वैल्यू आप यहाँ पे स्टोर कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ओके, और इसको मैं जब प्रिंट करके देखता हूं तो क्या वैल्यू प्रिंट होगी, बी। क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी के कोड हैं की यूं समझ लीजिए कि जितने भी कीबोर्ड के ऊपर जो कैरेक्टर्स हैं उन सब के कैरेक्टर्स कह लीजिए, या स्पेशल कैरेक्टर्स कह लीजिए, या आप डिजिट्स कह लीजिए, या स्पेस बार कह लें, या स्पेशल जो कीज हैं, इन सब के कोई ना कोई कोड होते हैं जिनको हम एस्की कोड कहते हैं। क्लियर? एस्की कोड का मतलब क्या है, एस्की कोड का मतलब है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंटरचेंज इंफॉर्मेशन, ASCII। ये जो आपने यहाँ देख रहे हैं लिखा हुआ है, इसका मतलब है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंटरचेंज इंफॉर्मेशन। ओके, तो तमाम को ये बिल्कुल एक जनरल कॉन्सेप्ट है। याद रखिएगा आप किसी भी यानी के
कंप्यूटर यूज़ कर रहा हूँ, चाहे वो चाइनीज़ हो, चाहे वो जापानीज़ हो, चाहे वो इंग्लिश कंप्यूटर हो, इन सब के ऊपर जो बाज़ाहिर हमें जो कीबोर्ड नज़र आता है उस पर उनकी लैंग्वेज के मुताबिक के कैरेक्टर्स नज़र आ रहे होंगे, लेकिन बेसिकली उनके पीछे क्या होंगे, ASCII कोड होते हैं। क्लियर? उन ASCII कोड को हमेशा आप अगर याद रखें तो बहुत आपको समझ में आता है कि काम करने में आपको आसानी होती है कि पीछे बैक एंड के ऊपर क्या काम और होता है। याद रखें, जब भी आप ए प्रेस करोगे, जब ए प्रेस करेंगे तो बाकायदा एक कोड जनरेट होगा, वो कोड क्या होगा, 65 होगा। क्लियर? और 65 जब कन्वर्ट होगा बाइनरी में तो जो एक पैटर्न बनेगा, उस पैटर्न को वो देख के समझेगा कि बेसिकली आपने क्या चीज़ प्रेस की है और स्क्रीन पर उसने क्या चीज़ शो करनी है। इसकी मिसाल बिल्कुल इस तरह से ले लीजिए आप, मिसाल के तौर पर मैं आपको एक समझाना चाहता हूँ थोड़ा सा कि मशीन किस तरह से काम कर रही होती है। याद रखिएगा आप कि सपोज करें आपने कीबोर्ड के ऊपर आपने ए प्रेस किया, कैपिटल ए, कैपिटल ए आपने प्रेस किया, स्क्रीन पे ए नजर आ रहा है आपको, लेकिन याद रखिएगा इसके मिडिल वे में क्या हो रहा होगा, ये हो रहा होगा कि इसका कोड क्या है, वो है 65 डेसिमल के अंदर। ठीक है? और 65 जब कन्वर्ट होगा बाइनरी के अंदर, ये ए क्या है, ये करैक्टर है। ये करैक्टर हो गया आपका। क्लियर? इसका कोड क्या है ए का, डेसिमल के अंदर, तो वो याद रखिएगा वो है 65। और 65 जब कन्वर्ट होगा इनटू बाइनरी, तो अगर मैं 8 बाइट, यानी याद रखिएगा एक कैरेक्टर जो है वो एक 8 बिट जो है अपने अंदर रखता है, तो एक इसको जब कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में 8 बिट के अंदर, तो याद रखें 0 1 0 0 0 0 1, याद रखिए ये पैटर्न बनेगा बाइनरी के अंदर। 65 की वैल्यू किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो याद रखिएगा जब आप ए प्रेस करोगे एक कोड जनरेट होगा 65, और उसका पैटर्न क्या बनेगा, 0 1 0 1 0 0 0 5 0 और 1, ये 8 बिट है। जब ये पैटर्न जनरेट होगा तो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करेगा कि आपने बेसिकली एक जो स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है वो मुझे ए डिस्प्ले करना है। तो ये बेसिकली कन्वर्जन हो रही होती है। यानी अगर आप देखें, यूं देख समझ लीजिए कि बाइनरी से जो डेटा है वो इस तरह से होता है, यानी बाइनरी से इस तरह से मूव कर रहा होता है, या अगर हम जो देख रहे होते हैं वो फिर इस तरह से ये चीज हो रही होती है, कन्वर्ट इस तरह से हो रहा होता है। क्लियर? अगर हम ए प्रेस करते हैं स्क्रीन पे ए नजर आता है, लेकिन बीच में मिडिल वर्क में ये सारा काम हो रहा होता है। तो हर कोड का कोई ना कोई पैटर्न होता है, कोई ना कोई यानी कि आप देखिएगा उसका यानी कि कोड होगा, और वो कोड बाइनरी में कन्वर्ट होगा और उसके हिसाब से वैल्यू आएगी। अगर मैं 65 को बाइनरी में डिस्प्ले करूंगा तो देखिए ये वैल्यू आएगी। अगर आप इसको चाहें तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं, मैंने आपको बताया कि बाइनरी के अंदर किस तरह से आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। ओके, अच्छा इसी तरह से एक और चीज़ देख लीजिए आप कि अगर मैंने जो है वो ए की जगह पे सपोज करें कि बी प्रिंट प्रेस करता हूं, तो बी का कोड क्या है, बी का कोड जो है 66 है। ठीक है? इसी तरह से आप बिल तरतीब याद रखिएगा 26 जो है वो लेटर याद रख लीजिएगा आप। तो इसका जो बाइनरी बनेगा वो बाइनरी डिजिट होगा, वो भी आप देख सकते हैं इसका बाइनरी डिजिट क्या है, वो इसका पैटर्न यहाँ पर जनरेट होगा। तो बी का ये है, सी का जो है याद रखिएगा वो 66 है, 67 है। तो आप जो है याद रखिएगा इनके जो कोड है वो याद रख लीजिए। अब जो आप जैसा कि जानते हैं कि लेटर्स जो हैं ए टू जेड 26 कैरेक्टर होते हैं, तो इनको बिल तरतीब याद रख लीजिए। पहला का कोड आपको याद है तो आप समझ लीजिए 26 कैरेक्टर तक को आप इजीली समझ सकते हैं कि किस कैरेक्टर का क्या कोड होगा। इसी तरह से एक और चीज़ याद रखिए, स्मॉल लेटर और जो कैपिटल लेटर्स हैं इनके कोड मुख्तलिफ होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर स्मॉल ए है तो इसका जो कोड होगा वो याद रखिएगा वो 97 है। ठीक है? ए का कोड। अच्छा चेक कर लेते हैं, एक काम कीजिए आप, प्रोग्राम को ओपन कीजिए आप
आप यहाँ पे 66 की जगह पे आप 97 कर लीजिए। आप देखते हैं 97 पे क्या आता है। सेव कीजिए और कैरेक्टर में देख लीजिएगा आप। अच्छा, एक बात और, 97 आपने यूज़ किया है, ठीक है। इसको चेक करते हैं कैरेक्टर के अंदर। ये देख लीजिए आप, 97 का कोड क्या है, स्मॉल ए। तो इसी तरह से 26 कैरेक्टर ये, और यानी कि कैपिटल लेटर ए टू जेड, और इसी तरह से 26 जो है वो स्मॉल लेटर के अंदर, यानी कि ए से लेकर जेड तक आपको ये याद हो जानी चाहिए। सिंपल से अगर फर्स्ट कोड का नंबर याद है तो आप इसी तरह बिल तरतीब तमाम कोड के नंबर इसी तरह से होंगे। अच्छा, और भी मैं आपको कोड बता देता हूँ ताकि आप जो है इन कोड को याद कर लीजिए। एसकी कोड ये बहुत काम आएंगे आपके, बहुत सी चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं। तो इनको एसकी कोड कहा जाता है। इन ये कोड आपको याद होने चाहिए। ए का 97 है, बी का जो है वो 98 है। इसी तरह से आप जेड तक जा सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से कुछ चीज़ें और आपको बता देता हूँ मिसाल के तौर पे। अगर एंटर की है, इसका कोड याद रखिएगा 13 होता है। स्पेस बार है, स्पेस बार, इसका कोड जो है वो 32 है। क्लियर? तो ये चीज़ें भी आपने याद रखनी है कि एंटर का कोड 13 है, स्पेस बार का कोड 32 है। इसी तरह से आप अगर याद रखें, स्केप है, स्केप इसका कोड जो है वो आपका वो है 32 नहीं, इसका कोड है 27। क्लियर? ये सारे कोड हैं, इनको आपने याद रखना है ताकि कुछ कोड आपको पता होने चाहिए। जैसे कि स्पेस बार का कोड हो गया, एंटर का कोड हो गया, उसके अलावा स्केप का कोड हो गया, ये आपको पता होने चाहिए। कुछ और अच्छा, एक और चीज़ भी देख लीजिए आप। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास ज़ीरो है, ज़ीरो का भी कोड होता है, और ज़ीरो जब आप कीबोर्ड से प्रेस करते हैं तो पीछे एक कोड जनरेट होता है, और वो होता है 48। इसी तरह से जब आप वन प्रेस करेंगे तो वन का कोड होगा 49। ओके, ये तमाम डेसिमल कोड है, ये आपको पता होने चाहिए। मैं समझता हूँ कि आपको तकरीबन 26 यूँ समझ लीजिए कि आपको काफ़ी हद तक कोड आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। 26 ये हो गए आपके कैपिटल लेटर के, और 26 जो है आपके स्मॉल लेटर के हो गए, और 10 जो है आपके डिजिट्स हो गए, वो आपको याद हो गए। और 3 कैरेक्टर मैंने बता दिया आपको, स्पेशल, एंटर, स्पेस बार और स्केप। तो आपको काफ़ी हद तक 256 में से बहुत से कोड अगर आपको अभी याद हो चुके हैं। अगर आप चाहें तो नेट के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर एस की चार्ट का जो है आप सर्च कीजिएगा, और वहाँ पे लिख के देखिएगा एस की चार्ट हमें चाहिए, तो वहाँ पे पूरी यानी कि आपको एस की चार्ट बने हुए आपको मिल जाएंगे। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको एस की चार्ट। क्लियर? ये पूरे एस की चार्ट है। आप यहाँ से आप इसको किसी भी यानी कि पिक्चर को ओपन कर लीजिए। तो मिसाल के तौर पर ये देख लीजिए आप, ये डेसिमल नंबर है। मिसाल के तौर पर मैंने आपको बताया था 65 का कोड क्या होता है, ए होता है। तो यहाँ देख लीजिए, ए बाइनरी में डिजिट्स का ये है, देख लीजिए आप, 010001। ठीक है, और डेसिमल उसका कोड क्या है 65। हेक्सा में क्या है इसका 41। इसको अपने माइंड में रखिएगा। ये चार्ट बहुत ज़रूरी है। आप यानी जो कंप्यूटर जो एक्सपर्ट्स होते हैं या प्रोग्रामर्स होते हैं, जो कंप्यूटर्स में काम कर रहे होते हैं, उनको ये इसकी चार्ट का की नॉलेज होती है, इनके कोड इनको पता होने चाहिए। क्लियर? तो देख लीजिए, ए का कोड 65 हो गया, 65 ए हो गया। बी का क्या है 66। इसी तरह से सी का क्या है 66, और जेड तक देख लीजिए आप, ये जेड तक जो है आपके पास क्या है 90। और जो स्मॉल ए है उसका मैंने बताया 97 है, यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, देख लीजिए आप। ये देख लीजिए आप, ये स्मॉल ए का कोड क्या है 97। ठीक है? तो इसी तरह से ये आप देख लीजिए, इसके भी 26 लेटर्स हैं। यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे जेड तक जो कोड है वो 122 तक है डेसिमल के अंदर, और हेक्सा के अंदर जो 79 है, और बाइनरी कोड भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसी तरह से मैंने बताया था आपको एंटर का कोड, वो देख लीजिए आप,
ये 13 है, ये एंटर कहलाता है, यानी कि वर्टिकल, इसको कहते हैं टैब, वी टी का मतलब है वर्टिकल टैब। क्लियर हो गई बात। इसी तरह से स्पेस बार का मैंने कोड बताया था, कोड 32, यहाँ देख लीजिए आप, चेक कर लीजिए आप, स्पेस बार यानी कि आप देख लीजिए 32 यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, सॉरी 32 ये लिखा हुआ, ये देख लीजिए, एस पी का मतलब क्या है, स्पेस बार। क्लियर, बाइनरी में ये डिजिट है और इसका डेसिमल में 32 है। स्केप का कोड क्या था, ईएससी का 27 था, चेक कर लीजिए आप, यहाँ पर 27 के अंदर क्या लिखा हुआ है, ईएससी स्केप का कोड। क्लियर। तो ये तमाम कोड है। इसी तरह से आपको मैं और बता दूं, जैसे जस्ट लाइक यूँ समझ लीजिए आप, ये राउंड ब्रैकेट है, इसका भी कोड है 28, इसका जो है हेक्सा के अंदर है, और डेसिमल में क्या है इसका जो है वो 40 है। तो ये तमाम यानी कि नंबर से, अगर मैं समझता हूँ आप डेसिमल में कोड याद कर लीजिए सिंपल, क्योंकि वो कोड जो है वो तरतीब से होते हैं। तो अगर आप एक इनिशियल कोड आप याद रखेंगे तो फिर आप उसके बाद के जो लेटर्स है वो इजीली याद कर सकते हैं। ठीक है, जैसे डिलीट का कोड, जो डिलीट की है इसका कोड है 127 डिजिट के अंदर, डेसिमल के अंदर, और बाइनरी में देखें ये नंबर जनरेट होता है। तो आप डेसिमल कोड जो है वो याद कर लीजिए, मैं आपको मशवरा दूंगा, बेहतर है। उससे भी बाकी और कोड खुद निकाल सकते हैं, चाहे वो हेक्साडेसिमल में हो या बाइनरी में हो, उनको आप कन्वर्ट करके निकाल सकते हो। तो याद करने के लिए बेहतर तरीका ये है कि डेसिमल कोड आप याद कर लें कुछ हद तक, तकरीबन आपको 60-70 जो कोड्स हैं वो आपको याद होने चाहिए। ओके जनाब। तो ये भी मैंने आपको आज बता दिया कि किस तरह से आपका ये बाइनरी चार्ट होता है, या एसकी चार्ट होता है, जिसको हम कहते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंटरचेंज इंफॉर्मेशन। अच्छा जनाब, इसी तरह से देखें, अब बहुत सारे फॉर्मेट स्पेसिफायर है, वो आप टाइम टू टाइम आप इनको क्या करें, ज़रा वन बाय वन, सॉरी, इसको आप चेक करें कि कौन से फॉर्मेट स्पेसिफायर से क्या आने को होगा। तो यहाँ पे मैंने पूरा आउटपुट दिया हुआ है, ये पूरा आउटपुट यहाँ पे शो हो रहा है बाकायदा। क्लियर। लेकिन जो ज़्यादातर आपके इस्तेमाल में आएंगे वो याद रखिए, परसेंट एस आएगा स्ट्रिंग के लिए, परसेंट सी आएगा करेक्टर के लिए, डेसिमल के लिए परसेंट डी है, इसको याद रखिएगा आप। उसके अलावा परसेंट यू है, अगर आप चाहते हैं कि नेगेटिव यानी कि प्लस माइनस की वैल्यू ना आए, उसके लिए आप परसेंट यू को आप यूज़ करोगे, यानी कि अनसाइन कहलाता है ये। उसके अलावा एफ है, एफ जो है इसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर, यानी कि डेसिमल पॉइंट जो आप यूज़ करते हो, पॉइंट के अंदर वैल्यू आती है, उसके लिए आप परसेंट एफ को यूज़ करते हो। तो ये आप देख लीजिए आप। ठीक है। तो ये तमाम यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर, इनको आपने करना क्या, वन बाय वन तमाम यानी कि लाइनों को आप वैल्यू लिखेंगे और प्रिंट करके देखेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ और चीज़ देख लीजिए, मिसाल के तौर पर आपने यहाँ लिखा हुआ है 20D, और इधर भी आपने 20D लिखा हुआ है, ठीक है। इसको मैं समझाता हूँ ये 20D से क्या मुराद है, इसको क्यों लिखा गया है। ठीक है। प्रोग्राम पे आइए, इसका आउटपुट वहाँ देखते हैं हम। अब देखें, आप यहाँ पे आपने फॉर एग्जांपल आपने एक वैल्यू लिखी हुई है, सपोज करें कि ये जो वैल्यू है, अगर कुछ छोटी वैल्यू लिखी हुई है आपने, सपोज करें दिस, और इसके बाद की जो वैल्यू है वो भी कुछ इस तरह से वैल्यू है। ठीक है। इसमें 1 2 3 4 5 है, इसमें 5 डिजिट है, और इसके अंदर जरा कम डिजिट है, 1 2 3 3 डिजिट है सपोज करें। अब इनको प्रिंट करना है आपने। तो आपने यहाँ पे अगर परसेंट डी इस्तेमाल किया है, परसेंट डी किसके लिए, इंटीजर के लिए, और इधर भी आप परसेंट डी इस्तेमाल कर लीजिए। अच्छा, इस लाइन को मैं रिमूव कर देता हूँ फिलहाल, करेक्टर के लिए उसको आप हटा दें फिलहाल। और अब इसको आप प्रिंट करके देखें कि क्या आपका आउटपुट आता है। इसको सेव कीजिए, रन कीजिए। तो देखिए 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है, और फिर 1 2 3 लिखा हुआ है, लेकिन जो नंबर न्यूमेरिक वैल्यू प्रिंट हो रही है वो लेफ्ट जस्टिफाई हो रही है, और न्यूमेरिक वैल्यू लिखा इस नॉर्मली इस तरीके से नहीं जाता। अगर दूसरी वैल्यू आपने नीचे लिखनी है तो उसको आप चाहते क्या है कि वो आप चाहते हैं कि इसके नंबर के साथ आए आए। तो आप एक काम कीजिए, आप यहाँ पे कर दिए, दोनों में आप कर दीजिए कि मुझे 10 डिजिट का स्पेस आपने रखना है दोनों के लिए। 10 का मतलब क्या है कि 10 डिजिट का आपके पास स्पेस है, उसमें ही आपने ये वैल्यू प्रिंट करनी है। अब देखें आउटपुट में क्या आएगा फर्क। नम 1 नम 2 10D आपने प्रिंट किया है।
यहाँ पे इसका रिजल्ट सही तरह से नहीं आ रहा, वरना होता क्या है कि ये 10 स्पेस प्रिंट कर जो जगह है वो रिजर्व करेगा, तो 1 2 3 कहाँ से आएगा, लेफ्ट जस्टिफाई आएगा। अच्छा एक काम कर लीजिए, हो सकता है मे बी इसकी वजह से प्रॉब्लम कर रहा हो। एक होता है 10, एक होता है -10, रख लीजिए दोनों को आप। अब आप चला के देखें। हाँ यहाँ पे इसका ये रिजल्ट नहीं है। सी लैंग्वेज में बाकायदा जो है इसकी जो है फॉर्मेट स्पेसिफिक होती है स्क्रीन के ऊपर, कि 10 का मतलब होता है 10 डिजिट वो स्पेस जगह लेता है और उसके अंदर ही उस वैल्यू को प्रिंट करता है। और नीचे भी आपने 10 लेंगे तो उसको 10 डिजिट के अंदर ही प्रिंट करेगा, तो वो जो दूसरी वैल्यू है वो राइट साइड और बिल्कुल डिजिट के नीचे लिखी हुई आती है। इस तरह से जैसे मैं आपको समझा दूँ कि होता क्या है कि वो अगर आपने वैल्यू लिखी हुई है सपोज के 1 2 3 4 5, दूसरी वैल्यू है स्क्रीन के ऊपर वो भी इस तरह से लिखी होगी 1 2 3 4 10 जो है वो स्पेस लेगा, और यहाँ पर जो है वो इस तरह से लिखा हुआ होगा 1 2 3, इस तरह से लिखा हुआ होगा। तो मतलब कि जो वैल्यूज आएगी वो बिल्कुल बैलेंस के अंदर लिखी हुई आ रही होगी। क्लियर। फिलहाल ये इस जो 10 का कॉन्सेप्ट है 10 डिजिट का, वो आई थिंक चूंकि हमारे पास स्क्रीन जो है वो ग्राफिक स्क्रीन है, इस पे ये चीज़ काम नहीं करेगा। टेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर अगर हम काम करते हैं सी लैंग्वेज में, तो वहाँ पर ये बिल्कुल इसी तरह से काम कर रहा होता है। यानी आपके पास 10 स्पेस होते हैं। मैं स्पेस बता देता हूँ आपको। सपोज करें कि यहाँ से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इसमें से 1 2 3 को लिखना है, और इसके लिए भी वो 10 डिजिट लेगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और यहाँ पर याद रखिएगा कि अगर आपने लिखा हुआ 1 2 3 4 5, तो इन्हें 5 डिजिट हैं, तो यहाँ से आ रहे होंगे इस जगह से 1 2 3 4 5। क्लियर। और यहाँ पे 3 डिजिट थे, तो यहाँ पे आएंगे 1 2 3। इस तरह से वो स्क्रीन पे जस्टिफाई कर रहा होता है। ये 10 का मतलब ये होता है कि वो बाकायदा उतना एरिया आपको रिजर्व कर रहा होता है। क्लियर। तो इसको ध्यान में रखिएगा आप, इस तरह से वो ये काम कर रहा होता है। फिलहाल चूंकि पीएचपी के अंदर में भी जो आप उसकी लेंथ या उसकी डिफाइन कर रहे होते हैं, तो वो यहाँ पर काम फिलहाल नहीं कर रही। ओके जनाब, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। और उसके अलावा हम्म, बाकी और जो भी है फॉर्म स्पेसिफाई, इनको आपने करना क्या है, ऑक्टल नंबर के अंदर है, स्ट्रिंग में, ये सब आप इनको आप वन बाय लाइन करके देख लीजिएगा। इंशाल्लाह आपको इसका जो आउटपुट है वो यहाँ पर आएगा। बाहर यहाँ पर पूरा आउटपुट बना हुआ है, इसको देख लीजिएगा कि किस तरह से ये इनके आउटपुट्स आ रहे हैं। आप डिफरेंट वैल्यू स्टोर करके आप इनको प्रिंट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक छोटी सी एक बात भी जब इस वक्त याद आ रही है, मैं उसको ट्राई करके देखता हूँ यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप लिखिए एक वेरिएबल ले लीजिए आप, नेम, ठीक है। इसमें नाम दे दिया आपने, सपोज करें आसिफ खान, और इसको प्रिंट करना है आपने। तो इसके लिए क्या करोगे आप, जैसे मैंने बताया था, आप प्रिंट एफ लिखेंगे आप, और यहाँ पर पर्सन एस लिखिए आप, ठीक है। और उसके बाद लाइन ब्रेक कीजिए, और यहाँ पर आप वेरिएबल दे दीजिए आप नेम, डॉलर नेम। ओके। अच्छा, ये काम करने के बाद उसको प्रिंट करके देखें आप। अच्छा, इसी तरह से यहाँ पर दोबारा से लिखें प्रिंट एफ, और इधर क्या कीजिए आप कि पर्सन एस लिखिए, लेकिन 20 स्पेस के साथ लिखें, यानी पर्सन 20 एस, और उसके बाद बी आर, और फिर आप इसी लेके नेम डॉलर नेम वेरिएबल को प्रिंट करके देखें कि इसका रिजल्ट क्या आता है। क्या स्क्रीन के ऊपर 20 स्पेस रिजर्व करके प्रिंट करता है, चेक कीजिए ज़रा। अच्छा, इसमें आपने 10, इसमें आपने कोई भी आपने लेंथ डिफाइन नहीं किया, इसमें आपने 20 जो लेंथ है या स्पेस है वो डिफाइन किया आपने। तो चेक करके देखते हैं। आसिफ खान बिल्कुल लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ आ रहा है, और कोई भी फ़र्क आउटपुट में नहीं आया। इसका मतलब है कि पीएचपी के अंदर ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर के अंदर जो लेंथ का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा पीएचपी के अंदर। ओके जनाब। ठीक है जनाब।
तो जनाब ये था आपका, यानी कि फॉर्मेटिंग किस तरह से आप टाइप ऑफ डेटास को डिस्प्ले कर सकते हैं डिफरेंट फॉर्मेट से स्पेसिफाई यूज़ कर तो वो मैंने आपको यहाँ पर प्रिंट करके बता दिया है। अच्छा, इसके बाद ये चैप्टर नंबर जो थर्ड है ये यहाँ पर क्लोज हो जाता है, और इसके बाद यहाँ पर आपके पास एक्सरसाइज है। इसमें थ्योरेटिकल आपके पास 5 क्वेश्चंस हैं, और उसके बाद जो प्रैक्टिकल हैं, प्रैक्टिकली आपके पास देखा जाए वो भी 5 क्वेश्चंस हैं, और उसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव एंड एमसीक्यूज हैं। तो इनको आपने अब करना है, और आपने इसके बाद इसको अपने पास एक MS वर्ड में इसको आप टाइप करेंगे इनके क्वेश्चन आंसर को, उसमें लिखेंगे, और लिखने के बाद उसको आप अपनी फाइल के अंदर इसको रख लेंगे। जब इंशाल्लाह क्लासेस स्टार्ट होंगी तो फिर मैं आपके पास जो भी मैंने आपको होमवर्क दिया हुआ है उससे आप करके रखिएगा, और मैं उसको जब फिजिकल क्लास होंगी तो मैं बाकायदा आपकी फ़ाइलों को, आपके होमवर्क को चेक करूँगा। ओके, इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे न्यू चैप्टर के साथ। चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, और उसके अंदर जो नया टॉपिक होगा उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।